नमस्कार साथियों, मैं लवकेश सहाय आ गया हूँ लेकर के ताज़ा तरीन सवाल जो बने हैं सीडीपी से। ये क्लास उन सभी के लिए उपयोगी है जो सीटेट, यूपीटेट या फिर अदर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक जो अपने शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण शैलियों का उपयोग करता या करती है, तो उससे क्या होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से को किसकी जो थ्योरी है उसको फॉलो करती है। तो पहला ऑप्शन है आपका कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत तो आपको पता, सुने नैतिकता के बारे में बताए थे कि बच्चा पहली स्टेज के, इसने 3 स्टेजेस बताई थी, उनके इसके सब लेवल थे तीनों के अंदर। तो बच्चा कैसे कैसे समाज में घुल मिलता है, बच्चा पनिशमेंट और डर के या फिर रिवॉर्ड के लिए कोई काम करता है या नहीं करता। तो अलग अलग शैलियों का तो कोई इससे मतलब है नहीं, मतलब मेथड्स का यूज़ करता है ना, अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाता है। जैसे कि कोई बच्चा है, हर बच्चा इंडिविजुअल होता है सीखने के उद्देश्य से, अगर सीखने में अगर देखा जाए तो बच्चे को, तो कोई बच्चा किसी तरीके से सीखता है, कोई देखकर सीखता है, कोई सुनकर सीखता है, कोई देख और सुनकर दोनों सीखता है, कोई सिर्फ ये आपके जो पोस्टर्स होते हैं इनको देख कर ही समझ जाता है, किसी किसी को 3D मॉडल्स चाहिए होते हैं, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं या एग्जाम्पल चाहिए होते हैं। मतलब बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो उसने वही करा, उन्हें अलग अलग शिक्षण शैली का यूज़ किया। यहाँ पर जो है शिक्षिका है हमारी या शिक्षक है, तो इसने कौन सी जो हमारे मनोवैज्ञानिक है उसकी थ्योरी का फॉलो करा है। तो कोलबर्ग तो नैतिक वाले हो गए, पियाजे आपको कोग्निटिव डेवलपमेंट्स हो गए, और आपके वाइगोत्स्की समाज से हो गए। यहाँ पर समाज का तो कोई मतलब नहीं, अलग अलग शिक्षण शैली का यूज़ कर रहा है, नैतिकता की भी नहीं कर रहा बात यहाँ पर। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बचता है जो कहता है गार्डनर की बहुबुद्धिमत्ता। और गार्डनर ने 8 बुद्धिमत्ता के बारे में बताया था कि कोई है कि जो डांस में अच्छा होता है, किसी की बुद्धि डांस में अच्छी होती है, कोई किसी एक चीज़ में स्पेसिफिक होता है। जैसे कि आप आर्किटेक्चर बन सकते हो, अगर आप में स्थानीय बुद्धि है तो आप अच्छे कुक बन सकते हो, आप दूसरे बंदे को अच्छे से कन्विंस कर सकते हो, दूसरे बंदे को समझ जाते हो जल्दी से, आप दूसरे व्यक्ति को अच्छे से समझ पाते हो। इस तरीके से आपका मैथ अच्छा है या फिर आप भाषा में अच्छे हो, आप अच्छे वक्ता बन सकते हो। मतलब ये गार्डनर की जो थ्योरी है इसने 8 प्रकार के विद्या को बताया था, और इसी के थ्योरी को फॉलो करते हुए जो शिक्षक या शिक्षिका है ये अलग अलग शिक्षण शैली को यूज़ करती है ताकि सभी बच्चे समझ सके। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि एक शिक्षक को छात्र को स्वतंत्र रूप से सोचने में सक्षम बनाने और प्रभावी शिक्षार्थी बनने के लिए अपनानी चाहिए। मतलब एक विधि बतानी आपको कौन सी है जो एक टीचर अपनाएगा, जो बच्चों को, जिसे बोलते हैं हम डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट तो होती है जो जिसमें से बच्चा एक परिधि के अंदर ही सोचता है क्वेश्चन को, एक होती है जिसमें आप बाहर तक का सोचते हो, मतलब क्वेश्चन से परे हटके अपने थॉट्स व्यक्त करते हो, अपनी बात व्यक्त करते हो, को अपने तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हो, है ना। तो यहाँ पर आपको वही बताना है इसमें से कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन, छात्र को उनकी प्रगति की निगरानी करने के लिए कहना। ये तो बात तो बिल्कुल ठीक है, हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है, छोटी इकाइयों या टुकड़ों में इन्हें तथ्य बताना। देखिए, आप बच्चे को, अगर आप चाहते हो कि बच्चा स्वतंत्र रूप से सोचे, मतलब अपनी थिंकिंग का यूज़ करे, सिर्फ रटे रटाई बातें ना बोले, जो जैसा क्वेश्चन में बोल दिया बच्चे ने रट के सुना दिया। अगर आप चाहते हो कि बच्चा इससे हट कर करे तो आप बच्चे की थिंकिंग डेवलप करोगे, और उसके लिए आप छोटी छोटी इकाइयों में चीज़ों को बताओगे तो उससे थोड़ी डेवलप, बच्चा सीख जाएगा, जल्दी सीख जाएगा। ये बात ठीक है, क्योंकि हम टुकड़ों में करके बच्चे को जल्दी चीज़ें सिखा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि पहले स्टेप में ये होगा, दूसरे में होगा। लेकिन ये बच्चे की जो थिंकिंग है उसके लिए उपयोगी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है आपका, सूचना को संगठित तरीके से प्रस्तुत करना, इसे याद रखना आसान बनाना। अब आप सूचना को, बहुत सारी सूचना आपको, इनका आपने एक ग्रुप बना दिया सूचना होगा, अब बच्चे को ये चीज़ याद रखनी है, तो इससे याद की चीज़ थोड़ी बतानी है हमें बच्चों को। हमें चाहते हैं कि बच्चा स्वतंत्र रूप से सोचे, चीज़ों को उस नज़रिए से देखे जो बच्चे को आगे हेल्प करे। और ये भी नहीं होगा, इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा और सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन बचता है आपका, इन्हें प्रत्येक उपलब्धि के लिए पुरस्कृत करना। ये तो आपको कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत हो गया। आप हर चीज़ के लिए बच्चे को अगर रिवॉर्ड दोगे तो वो स्टार्टिंग में तो करेगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा
वो नहीं करेगा, और वो सिर्फ उसके माइंड में बस ये रहेगा कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे आपने टेस्ट किया कोई बच्चों का, आपने फर्स्ट टाइम आपने बच्चों को रिवॉर्ड दे दिया, जो फर्स्ट बच्चा है उसे रिवॉर्ड दे दिया। नेक्स्ट टाइम भी वो बच्चा फर्स्ट आया रिवॉर्ड के लिए, तो तब भी वो फर्स्ट आएगा, आपने फिर से रिवॉर्ड दे दिया। लेकिन थर्ड या फोर्थ टाइम जब वो फर्स्ट आएगा, तो वो सिर्फ फर्स्ट इसलिए नहीं आएगा कि उसे पढ़ने में इंटरेस्ट है या फिर वो सब्जेक्ट में अच्छा है, वो फर्स्ट इसलिए आना चाहेगा कि मुझे रिवॉर्ड मिले, बस इसलिए। और एक दूसरा इसका पहलू ये है कि बच्चे कई बार ये देखते हैं कि अब तो हर बार रिवॉर्ड मिल रहा है यार, फर्स्ट आ, मतलब बच्चे बोर हो जाते हैं कि रिवॉर्ड देख देख कर कि यार हर बार नहीं फर्स्ट आ, मतलब उस सब्जेक्ट से उनका मन हट जाता है कि इसमें तो मैं परफेक्ट हूँ, क्या करूँगा, उस पर सब्जेक्ट पर वो कमजोर देने लगते हैं। तो यहाँ पर ये भी नहीं करना आपको। आप करेंगे फर्स्ट वाला, छात्र को उनकी प्रगति की निगरानी करने के लिए कहेंगे। अब इससे क्या होगा देखिए, इससे ये फ़ायदा होगा कि जो बच्चा ये चीज़ समझ पाएगा कि मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, किस में बेकार हूँ, अपने कमज़ोर पहलुओं को समझ पाएगा, और जो मजबूत जो पहलू हैं बच्चे के, वो जैसे साइंस बच्चों का कमज़ोर है या मैथ कमज़ोर है, तो वो उस पर भी फोकस करना स्टार्ट करेगा। और इससे फोकस करने से क्या होगा, उसके नंबर अच्छे आएंगे, उसकी नॉलेज बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी एक अच्छी शिक्षण विधि है। मतलब बच्चा 0 से 2 साल का है और आपको उसे पढ़ाना है, तो आप उसे कैसे पढ़ाओगे। अब बच्चा तो बहुत छोटा है, तो आप ऐसे कौन सी विधि का यूज़ करोगे। तो यहाँ पर 3 नीचे 4 विधि दे रखी, 3 विधि दे रखी है। पहली है खेल विधि, बिल्कुल बच्चा इस एज में खेलता ही रहता है तो, लेकिन खेल खेल कर वो बहुत सी चीज़ें सीखता है। दूसरी है बालवाड़ी, किंडरगार्टन, और तीसरी है मोंटेसरी, बाल विद्यालय जो खोले थे। और फोर्थ है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ये तीनों ही विधियाँ इस एज में बच्चों को सीखने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। किंडरगार्टन जो स्कूल होते हैं, बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं उनको ऐसे स्कूलों में, जो किंडरगार्टन ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर बच्चों को जो है खेलने की चीज़ें मिलती हैं। बच्चों को ये पता रहता है, छोटे बच्चों को, कि यहाँ पर मुझे खेलने के लिए सामान मिलेगा। वो इस मोटिव से वहाँ जाते हैं, और वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वहाँ बच्चों को खेल खेल में चीज़ें सिखाते हैं, उनको टॉयज दिखाते हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग तरह के गेम खिलाते हैं, और उन्हीं गेम के माध्यम से उनको सिखाया जाता है। पहली विधि, पहला ऑप्शन भी आपका ये कहता है खेल विधि से सिखाना बच्चों को, आप बच्चों को खेल खेल में सिखाओगे। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। आपका यहाँ फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को शिक्षण का एक स्वतंत्र चर माना जाना चाहिए। मतलब स्वतंत्र मतलब जो एकदम फ्री है, वो कुछ भी कर सकता है। मतलब अब यहाँ पर हम बच्चे के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, ना कि स्कूल के, क्योंकि हम बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें बच्चे को पढ़ाना है। तो यहाँ पर कौन है ऐसा, तो छात्र तो होंगे नहीं, कि वो किसके अंडर रहते हैं, टीचर के अंडर रहते हैं। पाठ्यक्रम भी नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि पाठ्यक्रम तो स्वतंत्र थोड़ा ना, वो तो बंधा हुआ है कि इतने चैप्टर रहते ही रहते हैं, ये थोड़ा ना कि इसमें अनलिमिटेड चैप्टर है। तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी, जब फर्स्ट और थर्ड नहीं है तो फिर सबका तो मतलब ही नहीं बनता। तो आपका यहाँ पे बनता है सेकंड ऑप्शन, अध्यापक। अध्यापक स्वतंत्र चर होता है शिक्षण का, वो अपने तरीके से बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देता है, या फिर आप कह लीजिए कि अपने तरीके से बच्चों को पढ़ाता है, ये देखते हुए कि बच्चा किस तरीके से इंटरेस्ट लेगा सब्जेक्ट में, बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मतलब यहाँ पर जो टीचर है वो स्वतंत्र होता है अपनी विधियों का, अपने मेथड्स का, अपने टेक्निक्स का यूज़ करने के लिए बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को जो भविष्य बन सके और बच्चे कुछ सीख सके। विद्यालय में उद्देश्य ये था बच्चे को इस योग्य बनाना कि वो आगे चल के जीवन यापन कर सके। नॉलेज का इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ बच्चे को इस योग्य बनाना है कि वो एक समाज में अच्छे नागरिक बन सके और अपना जीवन यापन कर सके। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ये स्वतंत्र चर है, ये ही बच्चों के लिए सब कुछ करता है। और जो बच्चे होते हैं वो बंधे होते हैं टीचर के ऊपर। टीचर ने जैसा बोला कि तुम्हें ग्रुप एक्टिविटी करनी है तो बच्चा ग्रुप एक्टिविटी ही करेगा, वो अपनी नहीं चला सकता। लेकिन यहाँ टीचर अपनी चला सकता है क्लास में, वो बच्चों से बोलेगा तुम्हें ग्रुप एक्टिविटी करनी है, बच्चे करेंगे। टीचर ने अगर बोला कि आज आपका पीरियड फ्री रहेगा, मुझसे आज डाउट क्लास है आपकी, तो आप उसमें डाउट ही पूछोगे, अपने जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करोगे। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ले वे पद्धति में शिक्षक की भूमिका क्या है। अब जो प्ले वे पद्धति जो हम खेल विधि कहते हैं एक तरह से, इसमें एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है। अधिगम का वातावरण बनाना, पहला ऑप्शन। दूसरा, एक सरल अवधारणा से जटिल तक अधिगम की गतिविधियों को व्यवस्थित करें। देखो ये चीज़ समझो, अधिगम का वातावरण बनाना। अब प्ले वे पद्धति है खेलने, अब मतलब जिसमें आप बच्चों को खेल खेल में सिखाते हो, है ना। तो टीचर तो सेट करता है, टीचर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप खेल खेल में सीख रहे हो। छोटे बच्चों के लिए तो होती है विधि, तो
पहली विधि तो पहला ऑप्शन तो होगा। दूसरा ऑप्शन है एक सरल अवधारणा से जटिल तक अधिगम की गतिविधियों को व्यवस्थित करना। अब टीचर क्या करता है, इस तरीके से स्टेप जो है गतिविधि, मतलब जो भी आपका जो प्रोग्राम है या फिर आपकी जो मेथड है, उस तरीके से उनके स्टेप रखता है कि आप स्टेप बाय स्टेप सिंपल से आप हार्ड की तरफ बढ़ते हो। आपको पहले सिंपल चीज़ बताएगा कि बेटा ये तो इधर प्लस है, आपको उंगलियों पर काउंट करना सिखाएगा, या फिर आपको चीज़ें दिखाएगा कि ये एक पेंसिल है, दो पेंसिल है। उसके बाद वो माइनस सिखाएगा, फिर आप थोड़ा हार्ड पर जाओगे, मल्टीप्लाई पर जाओगे, आपको मल्टीप्लाई बताएगा टीचर की मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, 2 1 2 होता है, एक में एक की गुणा करेंगे तो एक होगा, दो में दो के करेंगे दो होगा। फिर सबसे लास्ट जो होता है आपका जो प्राइमरी क्लास में आता है वो आपका जाता है डिवाइड। और डिवाइड के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि इतनी अगर चीज़ें हैं और इतने में बांट दी जाए तो कितने बचेंगे राम के पास, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इस विधि का भी यूज़ करता है टीचर, सरल से कठिन तरफ जाता है अवधारणा को लेकर। थर्ड ऑप्शन है आपका प्लेवे गतिविधि में के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन करें। अब वो छात्रों का मूल्यांकन भी करता है कि पहले बच्चे को कितना आता था, अब बच्चे ने कितना सीख लिया, और अगर बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो वो उसका डायग्नोज करता है, फिर रेमेडी करता है, बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसे दिक्कत आ रही है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावी तरीका, चलो ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, यह बच्चे के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, नहीं। देखो आपका ये ऑप्शन तो गलत होगा, ये भ्रांतियां उत्पन्न नहीं करता। थर्ड ऑप्शन है आपका, अब यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। अब आपकी जो अवधारणा आपने जो सीखा है उसमें अभाव पैदा करता है ना, उसमें कमी पैदा करता है, ये भी नहीं होगा। उदाहरण से तो आपको क्लियर होती है ना चीज़ें। चौथा ऑप्शन है यह अवधारणात्मक समझ में अभाव, ठीक है, अवधारणा जो है उनमें अभाव पैदा करता है, कैसे करता है, ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। अच्छा, तो ये बोला कि अभाव कार्यविधि प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। अब आपकी जो अभाव जो क्रिएट करा आपके माइंड में जो अभाव आया, मतलब आपने आपका एग्जाम्पल दिया गया, आपको फिर भी कहीं कमी लग रही है, उस कमी को पूरा करने के लिए क्रियात्मक और कार्यविधि का मतलब जो आपकी प्रैक्टिकल होती है या प्रोजेक्टिव होती है उस पर ध्यान केंद्रित करता है, ये भी नहीं है। मतलब आपके इस लास्ट के तीनों तो नहीं है। आपका यहाँ पर इसका परिणाम क्या निकलता है, इसका परिणाम निकलता है कि अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावी तरीका है। ये एक प्रभावी तरीका मान जाएगा कि आपको वो चीज़ समझ आ रही है, आपको पहले नहीं पता था, आप उसके जिसे बोलते हो कि आप डीप में जाना उस चीज़ के, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि एक प्रभावी तरीका है ये अवधारणाओं के परिवर्तन में, कि आप इस तरीके को ऐसे नहीं तो इस तरीके से कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सिर्फ इस तरीके से नहीं इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले आपको लोग मेथड से बताया स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल दे देकर, लेकिन फिर उसमें परिवर्तन कर दिया कि नहीं ये क्वेश्चन अब ट्रिक से देखो ऐसे होगा। अब उसका कोई वो थोड़ा ना कि ट्रिक तो ऐसे है कि आपको याद रखनी पड़ती है ट्रिक से, तो वो गैर उदाहरण ही मान जाएगा एक तरह से आपके लिए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक छात्र के साथ संवाद करने का क्या अर्थ है। अब आप एक टीचर हो और आप बच्चे से संवाद कर रहे हो। संवाद मतलब यहाँ पर है संचार कर रहे हो आप एक तरह से। यहाँ पर संचार का मतलब संचार कर रहे हो, तो आप यहाँ पर आदान प्रदान कर रहे हो चीज़ों का, और चीज़ों में क्या होगा, नॉलेज हो गई या इन्फॉर्मेशन हो गई। तो इसका क्या अर्थ मतलब निकलता है, विचारों का आदान प्रदान करना, विचार तो आदान प्रदान हो रहे हैं, उन्हें निर्देशित करना। अब यहाँ पर आप संचार कर रहे हो, निर्देश थोड़ी दे रहे हो कि आप बोल रहे हो बच्चा मान रहा है, बच्चा भी तो अपने थोड़ा आपको बता रहा है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन तो होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन है अपने विचार के साथ सहायता देना। अब बच्चा अपने विचार दे रहा है और आप उसको अपने विचार देकर उसकी सहायता कर रहे हो, ये भी नहीं है, बच्चा अपने विचार भी रख रहा है। तो थर्ड ऑप्शन आपका एक बार के लिए हो सकता है, अच्छा बुरा नहीं है इतना और इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन इससे अच्छा आपका बेस्ट आपका फर्स्ट ऑप्शन है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, उन्हें एक कार्य करने के लिए निर्देश देना। देखो सेकंड और फोर्थ तो होगा नहीं, फर्स्ट और थर्ड में से आपका फर्स्ट बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, विचार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विचारों के जरिए बच्चा अपने विचार सामने रख रहा है कि सर ऐसा नहीं ऐसे भी तो हो सकता है, किसी चीज़ किसी टॉपिक को लेकर कि आपका पर्यावरण हो गया, या फिर कोई आपदा हो गई, या अर्थक्वेक हो गया, या फिर चीज़ें हम कैसे बनाते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो वहाँ पर बच्चे अपने विचार रख रहा है, टीचर अपने विचार रख रहे हैं कि नहीं बेटा ऐसा भी हो सकता है, तो वो एग्री करेगा डिसएग्री करेगा, उस पर क्वेश्चन पूछेगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ठीक होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा अधिगम के वातावरण को बेहतर बनाने हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। अब मतलब क्लास का आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना अच्छा से अच्छा, तो आप कौन सी टेक्निक का या फिर नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से किसका यूज़ करोगे। शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मुक्त चर्चा का आयोजन करना चाहिए। होना तो चाहिए, क्यों होना चाहिए। आपने कोई चैप्टर, आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, आपने वो हाफ चैप्टर पढ़ा दिया या फिर 1/3 पार्ट पढ़ा दिया आपने चैप्टर का, तो आप बीच में आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हो सब टॉपिक से कि अपने बात बेटा पहले आप बताओ आप इससे क्या समझते हो, ये इस टॉपिक को पढ़कर आप क्या समझते हो थोड़ा बहुत। तो बच्चे वहाँ पर अपने अपने थॉट्स बताते हैं अपने अपने तरीके से कि यार सर इस टॉपिक में ये है, फिर आप उसमें कुछ और इंक्लूड करते हो जो आप आगे पढ़ना चाहते हो कि बेटा अगर ऐसा हो तो क्वेश्चन पुट अप करोगे आप, तो आपको स्टूडेंट उसका आंसर देगा कि सर ऐसा होगा। को बहुत से बच्चे गलत आंसर भी देंगे, बहुत से अच्छे भी देंगे, बहुत से बच्चे किताब से हटकर आंसर देंगे जो कि बहुत अच्छे होते हैं, क्रिएटिव बच्चे कहलाते हैं वो। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल अच्छा है, लेकिन और ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या पता और भी इससे भी अच्छे मिले। दूसरा ऑप्शन है आपका, शिक्षक को छात्र को कक्षा में एक दूसरे से मिलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल यार ये तो गलत है, बच्चे इंटरेक्शन करके ज़्यादा सीखते हैं। आपने देखा हो तो ग्रुप स्टडी ज़्यादा अच्छे से करते हैं बच्चे जब करते हैं तो जल्दी ज़्यादा टॉपिक्स को कम टाइम में समझ लेते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका, तो ये होना नहीं चाहिए, सेकंड ऑप्शन तो ये तो गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका, शिक्षक को छात्रों को अपने मुद्दों को स्वयं हल करने की अनुमति देनी चाहिए। बच्चे तो खुद ही हल कर लेते हैं, जो नहीं आता वो टीचर हल कर देगा, लेकिन यहाँ बोला कि बच्चों को खुद करने की अनुमति देनी चाहिए। तो खुद तो करते हैं, जब बच्चे थक जाते तभी तो आपके पास आते हैं। अब ये तो है नहीं कि बच्चे ने पढ़ा, क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है चलो सीधा सर के पास, पहले खुद प्रयास करते हैं, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं, ये तो बेकार है बिल्कुल। फोर्थ ऑप्शन है आपका, शिक्षक को छात्रों को अनुशासन बनाए रखने के लिए कहना चाहिए। अब आप ऐसे भी नहीं कि आप एकदम स्ट्रिक्ट बन जाओ टीचर कि हाँ भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी बच्चे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल अच्छा है, जिसमें आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, बीच में आपने क्वेश्चन पुट अप करा बच्चों से, बच्चे उसके अपने अपने अनुसार आंसर देंगे। बहुत से मैंने आपको पहले बताया कि अपने तरीके से देंगे, कुछ बुक के रटाई दे देंगे, कुछ अलग देंगे, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी का उपयोग जो अधिगम को बढ़ाने में मदद करता है उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पर प्रौद्योगिकी की बात की जा रही है, मतलब टेक्नोलॉजी की आपकी। अब ये अधिगम को बढ़ाने में कैसे सहायता करता है, इसमें से कौन सा है। आपने अगर अपने कोर्स में पढ़ा हो, अपने डिप्लोमा में, तो आपने ICT पढ़ा होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर हो गया आपका, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्टर, मतलब अलग अलग तरीके से बच्चों को टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाया जाता है और उनको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करे जाते हैं एकदम। प्रोजेक्टर पर आपको कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, आपको कोई PPT दिखाई जा रही है, बच्चों को PPT दिखाई जा रही है, कोई वीडियो दिखाई जा रही है बच्चों को इन्वायरमेंट सेव करने के लिए या फिर मैथ के टॉपिक क्लियर करने के लिए, तो ICT का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन नहीं है, IIT तो कुछ ये तो अलग चीज़ है, तो होता ही नहीं कुछ। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ ठीक है, संचार प्रौद्योगिकी ये इसके अंदर ही आ गया। और थर्ड ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। फोर्थ ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं, तो फोर्थ तो होगा नहीं, ये भी नहीं, आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक शिक्षण की निरंकुश विधि नहीं है। निरंकुश विधि नहीं है ना, तो आप क्या करोगे इसमें ऑप्शन, आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे यहाँ पर बताइए। पहला ऑप्शन है व्याख्या विधि। व्याख्या में ये निरंकुश विधि है, सिर्फ टीचर बोलता, बच्चे साइलेंट बैठे रहते हैं। कथात्मक विधि में टीचर बोलता रहता है, अपनी बातें बताता है, मतलब जो चैप्टर उसको पढ़ाना है, बच्चे इसमें इंक्लूड नहीं होते। और फोर्थ ऑप्शन आपका प्रदर्शन विधि। आप क्या प्रदर्शन विधि तो नहीं हो सकती, लेकिन प्रदर्शन विधि में भी टीचर ही बच्चों को दिखाता है करके कि डेमो जो भी दिखाना होता है उसे, वो सिर्फ आता है क्लास में, बच्चों को चार्ट दिखाता है, बेटा ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, और उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछ लो, ख़त्म। उसमें टीचर का तो रोल रहा। लास्ट में अगर बच्चे को डाउट नहीं होगा तो बच्चे नहीं पूछेंगे, अगर डाउट होगा तो वो पूछ लेंगे, मतलब कंटिन्यू इंटरेक्शन होना चाहिए। अब जो और ये निरंकुश विधि है, क्योंकि आप लास्ट तक बैठ रहे हो, डायग्राम देखते रहोगे, सर जी बताता रहेगा, तो आप सब बच्चे शांत बैठे रहेंगे, तो आप तो एक तरह से आप ये बोलोगे ना कि प्रदर्शन विधि भी निरंकुश विधि है, क्योंकि बच्चे एक्टिव नहीं है, टीचर एक्टिव है। सिर्फ फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में टीचर एक्टिव है, लेकिन जो सेकंड थर्ड विधि है आपकी अन्वेषण, ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि बोलते हैं जिसे हम,
आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसका वो खोज करी थी, डिस्कवरी करी थी। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। बच्चे इसमें एक्टिव रहते हैं, बच्चे खुद खोजते हैं चीज़ों के बारे में कि क्या चीज़ क्या है। अपने जैसा टीचर ने कोई क्वेश्चन करा कि बेटा जो ये पानी जो है भाप बनकर बाद में जाता है और नीचे गिरता है, इसका रीज़न क्या है बताइए। पेड़ों को हमें क्यों लगाना चाहिए, तो वो खोजते हैं इस बात का जो है आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे एक्टिव रहते हैं इस विधि में। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, जो निरंकुश विधि नहीं है और सब निरंकुश है। तो आज की वीडियो में हमने CDP के 10 क्वेश्चन देखे। आई होप कि आपको इन वीडियो से हेल्प मिल रही होगी और आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर वीडियो से हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।